गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। जो आम इंसान नहीं करता वो अभी हमें करना होगा। ये सोच के साथ जिसने 365 डेज लगातार मेहनत की विदाउट एनी हॉलीडे, जिसने ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस ओलंपिक्स चैंपियन का नाम है माइकल फेल्प्स। एक दिन वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे और इंटरव्यू ने ये पूछा, इंटरव्यूअर ने, दैट कि आपको कभी आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, मूड नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं आपके साथ? बिकॉज आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो। तो उसने बोला कि ये किसके साथ नहीं होता, हर इंसान के साथ होता है। एक दिन मैंने भी मेरी मॉम को जाके बोल दिया कि मॉम आज मूड नहीं है, आज प्रैक्टिस नहीं करना है। तब मॉम ने मुझे एक सेंटेंस बोला, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे, पहले ये सोचो, और दूसरा ये सोचो कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना नुकसान होगा। मैं बैठ के सोचने लगा और मैंने सोचा कि नहीं करूंगा। अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं 2 दिन अपनी एफिशिएंसी से पीछे हो जाऊंगा। ये सोच के मैं फिर से प्रैक्टिस करने पहुंच गया। एक दिन ओलंपिक मेडल जीतने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं रिटायर हो जाता हूं, और तभी उनके कोच, उनके मेंटर ने उनको बताया कि अब भी आप में बहुत कैपेसिटी है, क्या अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ही चेंज्ड हिज डिसीजन एंड उसके बाद ही अगेन वेंट फॉर ओलंपिक्स, और वो ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसने ये बताया उसके इंटरव्यू में कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, मूड नहीं होता, ये सबको प्रॉब्लम होता है। बट ही सेड माइंड में एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक हैबिट बनानी पड़ती है। अपने माइंड को फाइट करने के लिए, एक हैबिट करने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। तो उसने ये बताया कि मैं हर बार यही करता था कि जब भी मेरा मूड नहीं होता तो मेरे लाइफ में मेरे मेंटर्स, मेरे मदर थे, मेरे पेरेंट्स थे और मेरे कोच थे। तो मैं जब भी कंफ्यूज होता, जब भी मुझे मेरे गोल्स की तरफ जाने के लिए मेरा माइंड रुक जाता, तब मैं एक ही चीज करता, मैं अपने मेंटर्स से बात करता। और आप सबको याद होगा जो सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि एक कोच जिसने 10 साल से हारी हुई टीम को 5 साल तक चैंपियन बनाया, तो उसने क्या किया वो टीम के साथ? उसने सिर्फ ट्रेनिंग की, कि माइंड की ट्रेनिंग की। जितना हम मेंटली टफ होंगे, जितना हम फोकस्ड करेंगे और मेंटली टफनेस लेके आएंगे, उतना हमारी एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी। और उसने 2 चीज बहुत क्लियरली बताई कि ये करते 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 ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये प्रोसेस में जाते जाते उन्होंने ये चीज बताया कि रिजल्ट लाना वो एक स्टॉपिंग एंड नहीं है, रिजल्ट इज ऑल्सो प्रोसेस ओरिएंटेड। मुझे 1 दिन अचीव करना है, 2 दिन अचीव करना है, 3 दिन अचीव करना है। सो देन ही सेड कि आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना है, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। और प्रोसेस ओरिएंटेड में कंटिन्यूसली फ्लो में जाने के लिए आपको एक ही चीज करना होगा जो माइकल फेल्प्स ने किया और वहां पे कोच विंस लम्बार्डी ने किया, कि आपको एक ही चीज करना है कि अगर वो ग्रीन पे पैकर्स 10 साल हारी हुई टीम भी अगर वो 5 साल तक चैंपियन बन सकती है, तो उसने एक रूल बना दिया कि आपको जब भी मूड नहीं है, जब भी आपको प्रॉब्लम है, टॉक टू योर मेंटर्स, गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड सी टू इट दैट यू रीच टू योर गोल एंड यू डोंट मिस आउट एट दिस टाइम। और ये सोच के साथ मुझे एक चीज पता चली पूरे इंटरव्यू में कि अगर मुझे परफेक्शन को चेस करना है तो मुझे हर रोज वो प्रोसेस में जाना है, और वो प्रोसेस में जाते जाते परफेक्शन को चेस करते करते मैं एक दिन मेरी एक्सीलेंस को अचीव कर लूंगा। हम सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम ऐसा होता है, स्केड्यूल्स ऐसे आते हैं, फिर पढ़ने का मूड नहीं करता, आलस आती है, तब बहुत सारा पार्ट होता है। बट रिमेम्बर, अगर आपका गोल ऑल इंडिया रैंक लाने का है और अगर आपका गोल आपके मॉम डैड को प्राउड करना है, तो याद रखना जो विंस लोम्बार्डी ने बोला कि थक जाओगे फिर भी मेहनत करनी है, गिर जाओगे फिर भी आपको दौड़ना है, मीन्स फेलियर्स में गिर जाओगे फिर भी आपको नेक्स्ट टाइम एनालाइज करके आपको और स्मार्टली दौड़ना है। अगर ये सब छोटी छोटी चीज आप नहीं करोगे तो आप वो प्रोसेस में परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड द मोर यू चेज दैट परफेक्शन, द मोर यू अचीव एक्सीलेंस। विद दिस थॉट
Why I'm telling you all these things? With this thought, we are going to start with surface chemistry part 2, a very important part for the NEET syllabus and for the JEE syllabus. हर बार ये part 2 से क्वेश्चन आता है और वो है colloids part. कोलॉइड्स पार्ट दिखता बहुत बड़ा है, पर अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज बीन प्लेस्ड इन अ राइट मैनर. बस ओनली थिंग हमारे माइंड में वो पूरे कोलॉइड्स का एक मैप बना के चलना है. तो कैसे मैप बनाना है, कैसे सोचना है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पार्ट, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2 एंड वी आर गोना स्टार्ट विथ कोलॉइड्स. जब ये कोलॉइड्स के बारे में रिसर्च हो रहा था तब सबको ऐसा लग रहा था इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस. पर जब उन्होंने और डिटेल में स्टडी किया तब उनको पता चला हमारे जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एक्ट करते हैं, पर एट सम पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एट सम लेवल दे बिहेव लाइक अ कोलॉइड. मीन्स एक ही इलेक्ट्रोलाइट है पर वो अपना बिहेवियर चेंज करता है. मीन्स कोलॉइड इज अ स्टेट, like we have a physical state like solid, liquid, gas. वैसे सोल्यूशन में ये एक स्टेट है जिसको वो लोग कोलॉइडल स्टेट बोलते हैं. यूजुअली आपको सोल्यूशन में पता ही होगा, एक ट्रू सोल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है और तीसरा मिक्सचर पकड़ के चलता है. मिक्सचर का ये चैप्टर में काम नहीं है, पर हम लोग ट्रू सोल्यूशन याद रखेंगे, सस्पेंशन याद रखेंगे और थर्ड हम लोग कोलॉइड को लेके आएंगे. आप सबको पता है ट्रू सोल्यूशन का फेमस एग्जांपल हमारा सॉल्ट इन वाटर है, शुगर इन वाटर है. इट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इनटू इट. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आप मेजर करोगे तो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक उसका पार्टिकल साइज आएगा. और जो सस्पेंशन है उसका भी फेवरेट एग्जाम्पल आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, दैट इज सैंड इन वाटर. अगर मिट्टी को पानी में डाल दिया तो मिट्टी पूरी नीचे सेटल डाउन हो जाती है. अगर वो सेटल डाउन हो जाती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि वी कैन सी दैट पार्ट एंड वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ इट ऑल्सो. और जो उसके पार्टिकल साइज उन्होंने मेजर किए तो उनको पता चला कि इट इज लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर. वंस अगेन आई एम सेइंग इट, ट्रू सोल्यूशन का 0.1 to 1 नैनोमीटर है. जो हमारा सस्पेंशन था वो लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर है. ट्रू सोल्यूशन को भी हम लोग है ना कभी कभी पार्टिकल साइज के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है. इट इज नॉट विजिबल थ्रू आवर आईज. सस्पेंशन इज समथिंग इट इज विजिबल थ्रू आवर आईज विच इज लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर. और तब उन्होंने बोला कोलॉइड एक ऐसा स्टेट है जहां पे पार्टिकल साइज का रेंज 1 नैनोमीटर और 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है. मीन्स सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला वो स्टेट है. और वो बीच वाला स्टेट कैसा दिखता है? मीन्स वो सस्पेंशन जैसा नीचे सेटल डाउन भी नहीं होगा और वो सोल्यूशन जैसा डिसॉल्व होगा, पर वो डिसॉल्व हुआ भी है ना, डिसॉल्व होने के बाद भी वो सस्पेंडेड दिखेगा. मीन्स इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, बट दैट इज ऑल्सो नॉट विजिबल टू नेकेड आई. उसके लिए भी हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगेगा. पर आपको ये चीज अभी समझना है कि पार्टिकल साइज जो है वो ट्रू सोल्यूशन की अलग है, सस्पेंशन की अलग है और कोलॉइड्स की अलग है. ट्रू सोल्यूशन की क्या थी 0.1 to 1 नैनोमीटर और सस्पेंशन की क्या थी लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर. तो बीच वाला क्या होगा 1 और 10⁻³ नैनोमीटर. ये बीच वाले रेंज में ही वो लोग बताते हैं कि वहां पे कोलॉइडल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस मिल सकता है. आप सबको पता है सोल्यूशन में हम लोग सोल्यूट, डिसॉल्व एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं. वैसे ये चैप्टर में कोलॉइड्स में जो सोल्यूट है उसको वो लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं और जो सॉल्वेंट है उसको वो लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं. द वे वी से सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, इन द सेम इन कोलॉइडल स्टेट दे से डिस्पर्स फेज इज डिसॉल्व्ड इन अ डिस्पर्जन मीडियम. तो दो चीज हो सकती है, जैसे सोल्यूट डिसॉल्व भी होता है और सोल्यूट अनडिसॉल्व भी होता है, या तो सोल्यूट पार्शियली डिसॉल्व होता है. तो तीन चीज होती है. वैसे डिस्पर्स में भी फेस में भी ऐसा है कि डिस्पर्स फेस डिसॉल्व भी होता है, डिस्पर्स फेस कभी कभी अनडिसॉल्व भी रहता है डिस्पर्जन मीडियम में, या तो वो पार्शियली भी होता है. पर वो कैसे होता है वो हम बाद में देखते हैं. पर आपने हर बार ये देखा है सोल्यूट, डिसॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हम लोग सोल्यूट को सॉलिड भी पकड़ते हैं, लिक्विड भी पकड़ते हैं और गैस भी पकड़ते हैं. और सॉल्वेंट में भी हम लोग गैस और लिक्विड पकड़ते हैं. तो इस तरीके से हमने सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है. वैसे कोलॉइड्स के भी टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस है. तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में वहां पे 8 टाइप ऑफ कोलॉइड है. वो 8 टाइप ऑफ कोलॉइड कौन से है वो हम अभी देखने जा रहे हैं. पर याद रखना वो 8 टाइप ऑफ कोलॉइड में उसमें भी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा. अगर उसको याद रखना है तो मैं पहले आपको 8 टाइप है ना ओरली बताता हूँ, फिर मैं आपको बुक में बताता हूँ. आप सब ने ये पढ़ा हुआ है solid in solid, solid in liquid, solid in gas. You all know this. Solid in solid, solid in liquid, solid in gas.
ये तीनों में जब मैं बोल रहा हूँ सॉलिड एंड सॉलिड, तो सॉलिड ही डिस्पर्स फेज है और सॉलिड ही डिस्पर्शन मीडियम है। जब मैं बोल रहा हूँ सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड डिस्पर्स फेज है और लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम। मीन्स हमारे बोलने के टाइम हम है ना डिस्पर्स फेज पहले बोलते हैं और डिस्पर्शन मीडियम बाद में बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड गैस का मतलब है गैस हमारा डिस्पर्शन मीडियम है और जो सॉलिड है वो हमारा डिस्पर्स फेज है। तो 8 कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। एंड द नेक्स्ट वन इज, अब ये सॉलिड सब डिस्पर्स फेज, अभी लिक्विड को डिस्पर्स फेज बनाते हैं, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। एंड लास्टली गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे 8 हो गए। गैस इन गैस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा गैस इन गैस? बिकॉज गैस इन गैस हमारी एयर है एंड यू नो एयर इज नॉट अ colloid. That's why we say there are only 8 types of colloid. That is solid and solid, solid and liquid, solid and gas, then liquid and solid, liquid and liquid, liquid and gas, and then gas in solid and gas in liquid. और ये 8 के कुछ नाम है और जैसे अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से हम इसको है ना नाम भी, इसके नेम्स भी हम लोग इसी तरीके से याद रखेंगे. सो लेट्स गो टू दिस पार्ट. You all can see this table. In this table we have a types of colloids. जैसे मैं आपको बता रहा था solid in solid, solid in liquid, solid in gas. अब ये तीनों के नाम देख लो. Solid in solid को solid soul बोलते हैं, solid in liquid को souls बोलते हैं, gels नहीं बोलते, यहाँ पे गलत लिखा है. पर solid in gas को हम लोग है ना aerosol बोलते हैं. Once again I am cutting this, gels नहीं बोलते because बहुत सारी बुक में वहां पे gel दिया है. It is just souls. तो कैसे याद रहेगा? Solid in solid is solid soul, solid in liquid is souls and solid in gas is aerosol. वैसे जब लिक्विड जब डिस्पर्स फेज बनता है तो लिक्विड इन सॉलिड को हम लोग जेल बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्जन बोलते हैं और लिक्विड इन गैस को फिर से हम एरोसोल ही बोलते हैं. तो याद रखना जब भी गैस डिस्पर्शन मीडियम होता है तब उसका नाम सेम है, दैट इज एरोसोल. और गैस इन सॉलिड को हम लोग सॉलिड फोम बोलते हैं और गैस इन लिक्विड को हम लोग फोम बोलते हैं, नॉर्मल फोम. तो वेरी सिंपल, जहां पे सॉलिड डिस्पर्स फेज है तीनों में देखो उसका नाम सोल 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 है, एक सॉलिड सोल, सोल और एरोसोल. और जहां पे लिक्विड है, जहां पे लिक्विड में लिक्विड इन सॉलिड आया तो जेल है, आपको पता है वो चीज बटर वाले एग्जांपल्स है. लिक्विड इन लिक्विड वाला इमल्जन है, इमल्जन इज द फेमस एग्जांपल इज मिल्क एंड हेयर क्रीम. एंड लिक्विड इन गैस के लिए इट इज एरोसोल. वैसे गैस इन सॉलिड का नाम क्या होगा? दोनों का फोम है, पर जहां पे सॉलिड है वहां पे सॉलिड फोम, जहां पे लिक्विड है वहां पे जस्ट फोम. तो अगर मैं आपको याद कराऊं तो कैसे होगा? सॉलिड इन सॉलिड विल बी सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड विल बी जस्ट सोल, सॉलिड इन गैस विल बी एरोसोल. वैसे लिक्विड इन सॉलिड विल बी जेल लाइक अ चीज बटर, आपको पता है जेल जैसा होगा, जेलीज एंड ऑल. लिक्विड इन लिक्विड विल बी इमल्जन, रिमेंबर मिल्क इज अ फेवरेट एग्जांपल ऑफ दिस इमल्जन. लिक्विड इन गैस इज aerosol, okay, and gas in solid will be solid foam and gas in liquid will be just foam. I hope आपको समझ गया the way of remembering. जहाँ पे solid disperse phase होगा वो सब सोल सोल हो गए, जहाँ पे gas disperse phase होगा वो सब फोम 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 हो गए. जब dispersion medium solid होगा तो solid foam, liquid होगा तो just foam. बस सिर्फ liquid में याद रखना है, वो भी आपको बहुत easy है. liquid in solid is gel, liquid in liquid is इमल्जन, लिक्विड इन गैस इज एरोसोल. इनके एग्जाम्पल भी देख लो. जहां पे सॉलिड सोल है वो देखो सब हमारे कलर्ड ग्लासेस है, जेम स्टोन्स है, पोर्सिलिन पेपर है, वो सब हमारे सॉलिड सोल आ गए. ओके, फिर पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, जेलेटिन, मड्डी वाटर, ये सब हमारे ना नॉर्मल सॉलिड एंड लिक्विड दैट इज सोल्स हो गए. एंड यू रिमेंबर स्मोक, स्मोक के अंदर क्या होता है? गैशियस मीडियम होता है, पूरा गैशियस सब्सटेंस होता है, डस्ट, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, इसलिए स्मोक एंड डस्ट उसका एग्जाम्पल हो गया. चीज बटर जेली तो पता चल गया जेल है, इमर्जन मिल्क पता चल गया. एरोसोल में देखो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, जो हमारे क्लाउड है, क्लाउड इज व्हाट? इट इज अ गैशियस सब्सटेंस, वो पूरा डिस्पोजन मीडियम गैस है, पर उसके अंदर क्या है? हमारा रेन वाटर है, तो रेन वाटर उसके अंदर है, दैट्स व्हाई वी से इट इज अ डिस्पर्स फेज में उसमें लिक्विड होगा. एंड यू नो इट इज हेयर स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, वो सब उसमें आ गया. एंड सॉलिड फॉर्म में ये एग्जाम्पल याद रखो, प्यूमाइज स्टोन एंड फोम रबर, एंड फोम रबर एंड द प्लास्टर, प्लास्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड द प्यूमाइज स्टोन. एंड लास्टली जो हमारा सॉलिड एंड लिक्विड है वो फोम हमारा है ना, हमारा सोप लेदर होगा, फ्रॉथ होगा, फिर हमारे विप्ड क्रीम हो गए, शेविंग क्रीम्स हो गए, वो सब हमारा गैस एंड लिक्विड है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ये सब एग्जाम्पल्स को लर्न करना, ये एग्जाम्पल्स पे भी नीट और JEE में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो डू इट प्रॉपरली, इसको लर्न कर लो, देन ओनली वी गो टू फर्दर पार्ट. तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. आपने इसमें ये देखा
कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जब अलग अलग होता है तो कौन से 8 टाइप के सॉलिड 8 टाइप के कोलॉइड्स बनते हैं। इट मीन्स मैं आपको नॉर्मल में बताऊं तो सल्यूट अलग पार्ट है, सॉल्वेंट अलग पार्ट है। जब सल्यूट वेरी होता है, सॉल्वेंट वेरी होता है, जैसे डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम वेरी होता है, तो हमें 8 डिफरेंट टाइप के कोलॉइड बनते हैं। जैसे आपको पता है कि ये 8 डिफरेंट टाइप ऑफ हो गए, पर आपको ये भी पता है सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है। तो अभी ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, जो डिस्पर्स फेज सल्यूट है और जो डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉल्वेंट है, जब ये दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा तो 2 डिफरेंट टाइप के कोलॉइड, 2 डिफरेंट टाइप के क्लासिफाइड हो गए कोलॉइड। एक को हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक और एक को हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक। ये जो फिलिक और फोबिक है ये एक्चुअली इंग्लिश से ग्रीक लेटर से आया है। तो फिलिक का मतलब होता है लविंग एंड फोबिक का मतलब होता है फियर या तो हेटिंग। लाइक वी से ना कि आई हैव अ फोबिया ऑफ हाइट, I have a phobia of water. Phobia of height and phobia of water means what? I hate going to heights. I have a fear of heights. I hate going into the water because I have a phobia of water. वैसे ये केस में जब हम उसको लायोफिलिक और लायोफोबिक बोलते हैं तो फिलिक रिमेंबर इट इज लविंग एंड फोबिक रिमेंबर इट इज हेटिंग। तो फिलिक क्या लव है, उसमें लविंग क्या है, तो उसमें जो सॉल्वेंट है ना वो सॉल्वेंट लव्स सॉल्यूट, मींस डिस्पर्जन मीडियम लव्स डिस्पर्स फेज, उसको लोग लायोफिलिक बोलते हैं। और जो लायोफोबिक है वहां पे डिस्पर्जन मीडियम हेट्स डिस्पर्स फेज, इट मीन्स वो कभी उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज लायोफोबिक। तो वेरी सिंपल, अगर आपको लायोफिलिक समझ गया तो लायोफिलिक का मतलब ऐसे याद रखना है, लायोफिलिक इज सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक इज व्हाट, सॉल्वेंट हेटिंग। तो उसका दूसरा मतलब क्या, लायोफिलिक मीन्स व्हाट, ये चैप्टर में डिस्पर्जन मीडियम लविंग एंड लायोफोबिक इज व्हाट, डिस्पर्जन मीडियम हेटिंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मेरा डिस्पर्स फेज या सल्यूट को अगर मैंने उसको डिस्पर्जन मीडियम में डाला और वो डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व हो गया, अगर वो डिसॉल्व हो गया इट मीन्स वो लायोफिलिक है, अंडरस्टूड, बिकॉज इट लव सॉल्वेंट। पर अगर मेरा वो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में डाला और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, आपको 2 डिसॉल्व नहीं हुआ और आपको 2 डिफरेंट वहां पे फेज मिल गए, 2 लिक्विड्स मिल गए, 2 डिफरेंट लिक्विड के फेजेस मिल गया, या एक सॉलिड एक लिक्विड ऐसा फेजेस आपको दिखने लगा, इट मीन्स वो लायोफोबिक है, बिकॉज दैट डज नॉट लव, that hates the solvent. तो very simple, लायोफिलिक में क्या होगा, सल्यूट will dissolve in a solvent, means dispersed phase will dissolve in a dispersion medium, और लायोफोबिक में क्या होगा, dispersed phase will not dissolve in a dispersion medium। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब आप लॉजिकली एक चीज सोचो, अगर ये डिस्पर्स फेज डिसॉल्व इन अ डिस्पर्जन मीडियम है, मीन्स डिस्पर्जन मीडियम में डूबता ही रहेगा, ओके, तो क्या होगा पता है, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे ना, दे विल बी सराउंडेड बाय द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स। द वे वी नो सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट में सल्यूट इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वैसे डिस्पर्स फेज पार्टिकल विल बी सराउंडेड बाय द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होंगे जो सराउंडेड होंगे, पर जो लायोफोबिक होगा ना उसमें डिस्पर्स फेज के आजू बाजू कोई पार्टिकल ही नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट हेट्स सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली वो अनडिसॉल्व्ड जैसा ही रहेगा। तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल विल नॉट बी सराउंडेड बाय द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल। तो उससे क्या पता चला पता है, वो जो लायोफिलिक में जहां पे डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल बहुत सारे सराउंडेड थे लायोफिलिक में, ओके, तो वो सबसे स्टेबल हो गया, वो सबसे स्टेबल कोलॉइड हो गया। और जहां पे वो इट इज नॉट सराउंडेड बाय द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, सो इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। तो दैट्स द सिंपल पार्ट। पर अभी सोचो, अगर मुझे दोनों को प्रेसिपिटेट करना है तो यूजुअली हम लोग प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं पता है, बाहर से एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाता है, ओके। पर सोचो अगर मुझे लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट करना है तो लायोफोबिक क्या है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, सल्यूट पार्टिकल है, और सॉल्वेंट पार्टिकल है ना वहां पे वो ऐसे मीन्स वो अनडिसॉल्व्ड पार्ट है, उसको सराउंडेड पार्ट नहीं अनडिसॉल्व्ड पार्ट है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो ऑलरेडी अनडिसॉल्व्ड है, तो और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तुरंत इट विल कम आउट, ओके। पर अगर आप डिस्पर्जन मीडियम, अगर आप लायोफिलिक की बात करोगे जहां पे डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में डूबा हुआ है, तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, तो वहां पे आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहले बहुत सारे लेयर्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम हो गए, वो लेयर्स को पार करते 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 वो डिस्पर्स फेज के पास आएगा और फिर उसके साथ प्रेसिपिटेट करेगा। तो डिस्पर्जन मीडियम के थ्रू डिस्पर्स फेज पे पहुंचते पहुंचते उसको टाइम लगेगा। तो टाइम अगर ज्यादा नहीं चाहिए तो क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। इट मीन्स व्हाट दे से, इफ यू ऐड मोर इलेक्ट्रोलाइट्स देन ओनली लायोफिलिक कोलॉइड कैन गेट प्रेसिपिटेटेड, बट इफ यू ऐड अ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट देन लायोफोबिक कोलॉइड कैन बी प्रेसिपिटेटेड। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। जो सॉल्वेंट लविंग है ना
जो लायोफिलिक है ना, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, और जो सॉल्वेंट हेटिंग है ना, उसमें कम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब सोचो दोनों प्रेसिपिटेट हो गए, अब मुझे वापस कोलॉइड बनाना है, उल्टा इस प्रेसिपिटेट हो गया, अब मुझे वापस कोलॉइड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, लायोफिलिक में वो प्रेसिपिटेट के अंदर वापस डिस्पर्शन मीडियम ऐड कर दूं। तो जैसे ही डिस्पर्शन मीडियम ऐड करूंगा तो होगा क्या, वो वापस से मेरा लायोफिलिक हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट लव्स डिस्पर्शन मीडियम। इन द सेम वे जो मेरा लायोफोबिक जो प्रेसिपिटेट हो गया, अगर मैं उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम ऐड करूं तो फिर से वो कोलॉइड नहीं बनाएगा। व्हाई? बिकॉज इट हेट्स। तो इससे क्या पता चला पता है, जो लायोफिलिक था ना वो रिवर्सिबल है, प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, वापस कोलॉइड भी बन सकता है, और जो लायोफोबिक है ना वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं है। इट्स एन इरिवर्सिबल पार्ट। तो ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। और मैं एक और चीज बता दूं, अब लॉजिकली सोचो, अगर मेरा ये डिस्पर्स फेस है या सल्यूट है, उसके आजू बाजू सब सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, सब डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स है, सो डोंट यू थिंक इसकी विस्कोसिटी बढ़ गई? बिकॉज एक ही पार्टिकल के सराउंडेड बहुत सारे सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी विल बी हायर फॉर व्हाट? लायोफिलिक। और विस्कोसिटी हाई होता है तो आप सबको पता है सरफेस टेंशन कम हो जाता है। विस्कोसिटी हाई है पर ये केस में सरफेस टेंशन कम है, ये ना कुछ रिलेशन नहीं है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सब पार्टिकल्स आर व्हाट सराउंडेड इन द बल्क। बल्क में सब पार्टिकल्स, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स आर सराउंडिंग द डिस्पर्स फेस पार्टिकल। तो जो सरफेस के ऊपर जो है वहां पे पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं सरफेस टेंशन कम हो जाता है। रिमेंबर, विस्कोसिटी हाई हो जाता है और सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब इसको इस तरीके से याद रख लो, दैट इज मोर इजी टू रिमेंबर। तो विस्कोसिटी किसका हाई होगा? लायोफिलिक का हाई होगा। और सरफेस टेंशन किसका लो होगा? दैट इज लायोफिलिक का ही होगा। अब लायोफोबिक की बात करें, अब ये डिस्पर्स फेस पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम के हेट करता है या डिस्पर्शन मीडियम में वो डिसॉल्व ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों का विस्कोसिटी सेम ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट गेटिंग डिसॉल्व। आप सोचो, लॉजिकली सोचो, कोई एक चीज में दूसरी चीज में कैसे डूबेगा? अगर ये बड़ा साइज होगा तो ये छोटे साइज में डिसॉल्व हो पाएगा ना, पर अगर ये दोनों सेम साइज के तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, तो इट मीन्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे मीन्स वो एक दूसरे में डिसॉल्व ही नहीं होंगे। इट मीन्स जब वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, वो सॉल्वेंट हीटिंग है, इसका मतलब ये है कि दोनों की विस्कोसिटी सेम है। तो इट मीन्स लायोफोबिक में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम का विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट सेम। सेम वे दोनों का विस्कोसिटी सेम है तो दोनों का सरफेस टेंशन भी सेम ही होगा, बिकॉज वो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो वेरी सिंपल, लायोफोबिक में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी सेम होते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के, और यहाँ पे लायोफिलिक में क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में विस्कोसिटी विल बी हायर और सरफेस टेंशन विल बी लोअर, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया लायोफिलिक और लायोफोबिक का। मैं आपको एक और बार एक ही मिनट में बता दूं क्या है। सिंपल है, एक सॉल्वेंट को लव करता है, एक सॉल्वेंट को हेट करता है। जो लव करता है वो डिसॉल्व होता है, जो हेट करता है वो अनडिसॉल्व रहता है। और वो अनडिसॉल्व रहता है, फिर अभी देखो जो डिसॉल्व हो जाता है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो अनडिसॉल्व रहता है वो अनस्टेबल रहेगा। फिर अगर मुझे प्रेसिपिटेट करना है तो जो डिसॉल्व है, लायोफिलिक जो डिसॉल्व है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा प्रेसिपिटेट करने के लिए, और यहाँ पे कम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पड़ेगा प्रेसिपिटेट करने के लिए। एक बार प्रेसिपिटेट हो गया तो वापस डिस्पर्शन मीडियम ऐड करेंगे तो वापस लायोफिलिक कोलॉइड मिल जाएगा। Why? Because it loves dispersion medium। पर यहाँ पे हम डिस्पर्शन मीडियम ऐड करेंगे तो इट हेट्स डिस्पर्शन मीडियम, तो वहां पे वो फिर से कोलॉइड नहीं बनेगा। मीन्स ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। लायोफिलिक इज रिवर्सिबल एंड लायोफोबिक इज इरिवर्सिबल। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी हाई होता है, सरफेस टेंशन लो होता है लायोफिलिक के लिए, पर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन रिमेन सेम फॉर लायोफोबिक। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो लायोफिलिक है, अभी ध्यान से समझना, जितने भी दुनिया में पॉलीमर्स है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, रबर हो गया, ये सब लायोफिलिक में आ जाता है। ओके, और जितने भी हमारे मेटल सोल्स है, मेटल सोल्स में सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, सिल्वर सल्फाइड सोल, ये सब हमारे लायोफोबिक के एग्जाम्पल्स हो गए। आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको ये सब एग्जाम्पल्स पता चल जाएगा। आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। Next classification of colloid is based on their molecular size. In that there are 3 types. The first is multimolecular colloid, the second one is macromolecular colloid, and the third one is the associated colloid.
मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड में होता क्या है एग्जैक्टली, द मॉलिक्यूल्स विल गेट एसोसिएट, मीन्स द मॉलिक्यूल्स विल गेट एग्रीगेट ऑन ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ बिग पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइडल साइज। मीन्स रियलिटी में उनके पार्टिकल छोटे छोटे हैं और वो कोलॉइडल साइज के नहीं है, पर वो छोटे छोटे पार्टिकल टुगेदर एग्रीगेट होके एक बड़ा सा पार्टिकल बनता है जो कोलॉइडल साइज पार्टिकल होता है, जो हम लोग ने पहले भी देखा, इट इज इन बिटवीन 1 and 10⁻³ नैनोमीटर। तो जब ऐसा टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसको वो लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में सिल्वर सोल आ गया, S8 सोल आ गया, सल्फर सोल आ गया, फिर गोल्ड सोल आ गया, वो सब इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड इज द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में ऐसा है कि पहले से ही इन द स्टार्ट ही उनका जो कोलॉइडल पार्टिकल है, उनका जो एक पार्टिकल उसका साइज कोलॉइडल साइज का है, मीन्स ऑलरेडी वो 1 से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में ओरिजिनली वैसा है। तो इनके एग्जाम्पल कौन से है, तो वो पॉलीमर्स जैसे एग्जाम्पल है। तो जितने भी पॉलीमर हमने देखे हैं, स्टार्च देखे हैं, सेलुलोज देखे हैं, वो सब एग्जाम्पल्स ये मैक्रोमोलिकुलर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होगा, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल का साइज वो कोलॉइडल साइज जैसा है, इसलिए उसका नाम हम लोग ने मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल रखा है। इसमें इतना ही याद रखना है एमसीक्यू फॉर्मेट में। थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पर जैसे जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट वो एक है ना मिसेल बन जाता है। वो ऐसा मिसेल बन जाता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पे वो मिसेल बनता है उसको वो लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। और वो टेम्परेचर पे वो जो मिसेल का कॉन्सेंट्रेशन होगा, मीन्स वो जो कोलॉइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसको क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। और वो तभी उनका कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 10⁻⁴ तो 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है। तो आप सोचते होंगे कि ये होगा कैसे, ये कैसे दिखता है। तो ये जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, द सोप्स वाला, कि सोप कैसे वर्क करता है, सोप और डिटर्जेंट में। तो जो सोप जैसे वर्क करता है पानी के अंदर, तो वहां पे वो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बनाता है पानी के अंदर। तो वो कैसे बनाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो सोप में है ना, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कि सोप में दो चीज होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जो बड़ा सा हाइड्रोकार्बन चेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप वो हाइड्रोफिलिक होता है। और अभी आपको मैं बता दूं, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग। इसमें मतलब क्या, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है बड़ा सा हाइड्रोकार्बन चेन वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। रादर देन आई स्पीक इन दिस वे, मैं आपको बता देता हूँ कि ना वो डायग्रामेटिक में रियली कि वो हाइड्रोफोबिक क्या है और हाइड्रोफिलिक क्या है। Let's see this diagram. In this diagram, you can see ये सोडियम स्टेरेट है। तो सोडियम स्टेरेट आपको पता है 18 कार्बन्स वाला होता है सोडियम स्टेरेट। तो वो जो उसमें 18 कार्बन्स की जो बड़ी चेन है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और जो लास्ट का कार्बोक्सिलेट पार्ट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है। देखो उसको सेकंड डायग्राम में बताया, ये हाइड्रोफिलिक है और ये पूरा हाइड्रोफोबिक है। तो ये वर्क कैसे करेगा कि जैसे ही आप उसके पानी के अंदर डालोगे तो पानी क्या करेगा पता है, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट को ना अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा और उसको पुलिंग, इट विल पुल इट डाउन कम्प्लीटली। इसका मैं आपको डायग्राम बताता हूँ जहां पे वो पुल डाउन कर रहा है हाइड्रोफिलिक पार्ट को। सो लुक हियर, ये अपर पार्ट, लुक हियर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब जो माइनस माइनस साइन है वो सब है ना, पानी उसको पुल डाउन कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है। और वो पुल डाउन करके करेगा क्या पता है, ऐसे मिसेल जैसा बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मिसेल। जहां पे पुल डाउन करने के बाद जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो सब है ना ऐसे सेंटर पे पुल डाउन हो जाएंगे, और जो हमारा फिलिक पार्ट है कार्बोक्स है वो है ना ऐसा साइड पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअली कहाँ बनता है, जहां पे ना डर्ट होता है। तो डर्ट कहाँ होता है आपको पता है, क्लोथ्स के ऊपर ग्रीस लगा है, ऑयल का दाग है, वहां पे है। तो सपोज मैं आपको एक ऑयल का दाग बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो ऑयल के दाग पे ऐसे कैसे बनेगा। तो जस्ट लुक हियर, देखो ये आपको जो ए जो दिख रहा है ऐसा, ये समझो कि ये दाग है, ये दाग है। और जैसे ही आप है ना वो सोप इसके अंदर डालोगे तो उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो है ना वाटर हीटिंग पार्ट है, वो वाटर हीटिंग पार्ट है ना ये ग्रीस के अंदर जाएगा, ये ऑयल के अंदर जाएगा, और वो वहां पे और उसको ना सराउंड कर देगा पूरा। और सराउंड करके क्या करेगा, इट विल पुल इट, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है उसको पुल डाउन करेगा, उसको पुल आउट करेगा। तो पुल आउट करके तो देखो ऐसा पूरा मिसेल बन जाता है। मीन्स ये डर्ट के आजू बाजू ये पूरा राउंड करके हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर है और हाइड्रोफिलिक बाहर है। तो पूरा ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो है ना ग्रीस को खींच के बाहर निकालेगा, एंड फाइनली इट विल गेट डिसॉल्व इन द
वाटर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पर ये जो पूरा उसने मिसल बनाया, ये मिसल को वो लोग है ना आयोनिक मिसल बोलते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेशन पे ये मिसल बनता है उसको वो लोग क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और जो टेम्परेचर पे ये मिसल बनता है उसको वो लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ओनली दिस मच यू नीड टू कीप इट इन माइंड। और इसका एग्जाम्पल याद रखना सोप एंड डिटर्जेंट वाला। तो याद रखो कि मल्टी मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल क्या था, सब है ना मेटल सोल्स है, सिल्वर सोल्स, गोल्ड सोल्स। फिर आपको मैक्रोमोलिकुलर का एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, पॉलीमर वाले सब एग्जाम्पल्स, स्टार्च, सेलुलोज, वो सब है। एंड थर्ड ये एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल क्या था, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन का सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। So till now we learned 3 types of classification. पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोलॉइड देखे, डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के 8 टाइप देख लिए, 8 टाइप ऑफ कोलॉइड, जहां पे हमने सोल देखा, जेल देखा, फोम देखा, अलग अलग उसके टाइप्स देखे। सेकंड हम लोगों ने उसका इंटरैक्शन देखा जिसकी वजह से हमें लायोफिलिक लायोफोबिक कोलॉइड मिला। फिर थर्ड हमें उसके अंदर क्या मिला, उसके पार्टिकल साइज के ऊपर से हमें मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड मिला, जिसको हमने क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोला। तो ये सब उनके टाइप्स थे, अलग अलग वे ऑफ क्लासिफिकेशन थे। अब हमें ना वही कोलॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कोलॉइड के वो टिंडाल इफेक्ट है। टिंडाल इफेक्ट हमने स्कूल में भी पढ़ा है। टिंडाल इफेक्ट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नॉर्मल जो सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन, उसके अंदर आप लाइट पास करोगे तो वहां पे लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। अगर वो सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट वो ना पूरा उसमें से ना पास आउट हो जाएगा, पर अगर वो सस्पेंशन होगा तो लाइट है ना बीकर में से पास ही नहीं होगा, बिकॉज सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि ना वो लाइट के रे को है ना वो रोक देते हैं। मीन्स पाथ कैन नॉट गो फर्दर फ्रॉम इट। मीन्स वो हमारा ना नॉन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन जैसा हो जाता है, ज्यादा टर्बिडिटी भी उसके अंदर दिखता है। बट इट इज नॉट कॉल्ड एज टर्बिडिटी, इट इज जस्ट कॉल्ड एज क्या है, पार्टिकल साइज इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि पूरा लाइट है ना वो लार्ज पार्टिकल साइज उसको रोक देता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज टिंडाल इफेक्ट है ना सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल बताते हैं, और वो है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो आप सोचो लाइट स्कैटर्ड क्यों हो रहा है, वो ना एक रीजन से हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रू सोल्यूशन में पास आउट हो रहा है बिकॉज पार्टिकल्स छोटे हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सस्पेंशन में ना वो पाथ ऑफ लाइट ही वहां पे रुक जाएगा। और थर्ड कोलॉइड में वो स्कैटर्ड इसलिए हो रहा है बिकॉज जो डायामीटर है पार्टिकल का, जो पार्टिकल का डायामीटर है और जो हमारे वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट और डायामीटर का जो साइज है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो इट इज बीन रिटन इन एनसीईआरटी बुक द डायामीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नॉट मच स्मॉलर का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट कोलॉइडल पार्टिकल वो श्रिंक टिंडाल इफेक्ट, और उनका वो प्रॉपर्टी है कि जो उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइस है ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइस में बहुत लार्ज डिफरेंस है। तो सोचो रिफ्रैक्टिव इंडाइस में ज्यादा डिफरेंस है, ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे ना कोई भी पार्टिकल हो सकता है। मीन्स यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज नहीं ढूंढ सकते ये कौन से रेंज ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे। तो उन्होंने रेंज दिया भी नहीं है, उन्होंने कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया है। तो ये आपने एग्जाम्पल अगर आपने देखा रहेगा थिएटर के अंदर जो लाइट आती है और लाइट के आगे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। तो ये हमने देखा हुआ है। इवन आपने हेडलाइट के आगे जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपने देखा हुआ है। तो वहां पे भी आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलता है। तो आपको रियल स्कैटरिंग देखना होता है ना, तो ऐसा सोचना है कि सोचो ना अगर लाइट यहां से पास हो रहा है ना तो मुझे उसके ना राइट एंगल पे देखना है। अगर मैं राइट एंगल के थ्रू देखूंगा ना तो ही मुझे टिंडाल कोन दिखेगा। अगर राइट एंगल देखो, राइट एंगल 2 तरीके के, एक ऐसा है लाइट इज पासिंग थ्रू दिस और आप इस तरीके से देख रहे हो तो आपको वो है ना करेक्टली दिखेगा। और अनदर वे इज व्हाट इज ना कि आप ऐसे लाइट पास हो रहा है और ऊपर से अगर आप देख रहे हो दैट इज ऑल्सो राइट एंगल, तो वहां से भी आपको वो टिंडाल कोन दिखेगा। तो उसका एक टेक्स्ट बुक में डायग्राम है। टिंडाल इफेक्ट में हमें इतना ही याद रखना है। इट मीन्स टिंडाल इफेक्ट में आपको होता क्या पता है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ना कलर बार बार है ना चेंज होता है। तो क्या होता है पता है, कलर अगर आप है ना ये एंगल से देखोगे तो कुछ रेड दिखता है, कुछ दूसरे एंगल से देखते हो तो हमें ब्लू दिखता है, कभी बल्क में कलर अलग दिखता है। वो इसलिए बताया बिकॉज जो लाइट का वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर्ड होता है वो कलर हमें दिखता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक डायरेक्शन में ज्यादा स्कैटर्ड होता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होता है, तो उस तरीके से हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। पर वो कलर्स पे क्वेश्चन पूछने नहीं वाले हैं नीट और सीईटी में, पर यू ऑल्सो कीप इट इन माइंड कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो स्कैटर्ड होता है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट विबग्योर होता है सन के अंदर, वो 7 वेवलेंथ ऑफ लाइट में से जो भी लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा वो कलर मुझे वहां पे दिखने वाला है। लेट मी शो यू दैट 90 डिग्री वाला क्या है।
जस्ट शो यू कि वो 90 डिग्री कैसा दिखता है हमारे टेक्स्ट में, ओनली सिर्फ डायग्राम बताना है और कुछ नहीं है। लेट्स सी। See this diagram. In this diagram you can see यहाँ से लाइट पास हो रहा है और यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल ऊपर माइक्रोस्कोप रखा है। तो माइक्रोस्कोप देखोगे तो लाइट रे एंड माइक्रोस्कोप का देखना, देखो वो है ना 90 डिग्री। यू कैन सी दिस, इट इज अ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे हमें वो टिंडाल कोन वहां पे दिखेगा और टिंडाल इफेक्ट मुझे राइट तरीके से दिखेगा, और राइट स्कैटर्ड ऑफ लाइट भी हमें जो कलर ऑफ द लाइट है वो भी मुझे 90 डिग्री पे एग्जैक्ट स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो होता है, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ स्कैटर्ड होगा वो मुझे वहां पे दिखेगा। बस इतना ही आपको बताना था। सो रिमेंबर टिंडाल इफेक्ट में क्या आएगा, एक 2 पॉइंट आएंगे कि डायामीटर ऑफ द कोलॉइडल साइज पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है उनके बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है, जो ऑलमोस्ट सेम होता है। और दूसरा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडाइस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है इन मैग्नीट्यूड। एंड रिमेंबर कलर कौन सा होगा, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा वो कलर हमें दिखेगा। दैट्स ऑल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलॉइडल पार्ट जो टिंडाल इफेक्ट बताएगा। Before we start the next concept, let me tell you one more part of the Tyndall effect which I forgot in the book, and that part is कि Tyndall effect एक ऐसा property था जिसके वजह से Avogadro could see the Avogadro number, means he could calculate and he could count that part. तो उसने कैसे किया, जो फ्लैशेस ऑफ लाइट, जो वहां पे लाइट स्कैटर्ड हो रहा था, वो लाइट जो स्कैटर्ड हो रहा था वो ना फ्लैशेस जैसे दिखते थे, मीन्स वो है ना फ्लैशेस चमक रहे थे। तो वो जितने पार्टिकल्स वहां पे चमक रहे थे वो पार्टिकल्स को उसने काउंट करना शुरू किया, एंड ही गॉट दैट वो 1 मोल ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स उसको मिले, एंड दिस इज हाउ इट गॉट वेरीफाइड। मीन्स इट इज ऑल्सो यूज्ड for estimating the amount of particles or the number of particles in a particular solution. Then the next property आपको पता है कि वो ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन को हम लोग ना जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। मीन्स होता क्या है ना, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम में जाता है ना, वो रैंडमली मूव होता है। सो रैंडमली मूव होता है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल साइज को भी ना कोलॉइड करेगा, फिर एक डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के साथ भी कोलॉइड करेगा या बम्बार्ड करेगा मीन्स वो एक दूसरे से टकराएंगे, और एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, उनका स्पीड कम हो जाएगा, और उनका स्पीड कम हो जाएगा तो वो स्लो स्पीड कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, और वो स्पीड जो दिखता है मीन्स उनका जो मोशन दिखता है वो जिगजैग मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। वो जिगजैग और रैंडम मोशन को वो लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो बस इतना ही समझना था ब्राउनियन मोशन में। ये ब्राउनियन मोशन में कभी कभी है ना, किसी आप देखोगे, अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट को मिलोगे तो बोलोगे कभी कभी ये मोशन फास्ट भी दिखता है, कभी कभी स्लो भी दिखता है। उसका रीजन ये है, उन्होंने वो पार्टिकल साइज की वजह से वेरी होता है। तो उन्होंने बहुत सिंपल बताया, आपको बताया जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी विस्कोसिटी भी कम होती है, तो उनका मोशन क्या होता है, फास्ट होता है। तो स्मॉल साइज पार्टिकल जिसमें विस्कोसिटी कम होगा, वाई बिकॉज स्मॉल साइज है, तो वो और ज्यादा फास्ट दौड़ेगा तो और डिस्पर्जन मीडियम के साथ वो कोलॉइड होगा, जिसके वजह से उसका मोशन फास्ट दिखेगा। पर अगर वो लार्ज साइज पार्टिकल है तो वहां पे हमें मोशन थोड़ा स्लो दिखेगा। बस यही जिगजैग मोशन में रिमेंबर, स्मॉलर द साइज, लेसर द विस्कोसिटी, यू विल सी द फास्ट जिगजैग मोशन, दैट इज फास्ट ब्राउनियन मोशन। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, यू नो, हर एक कोलॉइड के ऊपर या हर एक कोलॉइड को अगर मुझे प्रेसिपिटेट करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना चाहिए वो डिपेंड करता है कि वो कोलॉइड के ऊपर चार्ज कौन सा है। तो वो चार्ज कौन सा है ना, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो चार्ज डेवलप कैसे होता है। तो इसके पीछे एक टेक्निक है टू कीप इट इन माइंड कि वो चार्ज कौन सा होगा। यू नो, यूजुअली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही होता है, पर मुझे आपको ये बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है। सो इफ यू लर्न दैट पार्ट, इट वुड बी मोर इजी फॉर यू। फॉर दैट यू नीड टू सी द डायग्राम। लेट्स सी द डायग्राम। See this, this is an equation। ये हमने 10th में ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा पढ़ा था कि जो Ag+ आयन है जब वो Na के साथ रिएक्ट होता है तो वो Agi बन जाता है और Na विल बी रिमूव्ड आउट। वैसे ही है ना, ये I- भी देखो, अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट हुआ, ओके,
यू कैन सी जब ये I माइनस बी जो AgNO3 के साथ जो रिएक्ट हुआ है वहां पे भी AgI बन जाता है। देखो ये Ag प्लस NaI के साथ भी AgI बना रहा है और I माइनस बी AgNO3 के साथ AgI बना रहा है। देखो दोनों में प्रोडक्ट सेम ही है, पर जस्ट चेक करो यहाँ पे NaI में NaI है ना वो एक्सिस है, मीन्स आपको ये देखना है ये जो एक्सिस पार्ट है NaI और ये जो फॉर्म हो रहा है AgI, ये दोनों में कौन सा आयन कॉमन है। तो सोडियम आयोडाइड में आयोडीन कॉमन है, AgI में भी आयोडीन कॉमन है, तो वो आयोडीन जो कॉमन है वो एक्सिस में है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा बताए AgI पे ना वो आयोडीन माइनस चार्ज है ना वो एडजॉर्ब्ड होगा, और जैसे वो एडजॉर्ब्ड होगा तो वो कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। वैसे आप नीचे वाले पे अप्लाई करो, ये I माइनस और AgNO3 आपको मिलके AgI बना रहे हैं, पर ये AgI और AgNO3 जो एक्सिस है उसमें कॉमन आयन कौन सा है, तो कॉमन आयन उसमें Ag पार्ट है, तो AgI क्या करेगा प्रेफरेंशियली Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा, ड्यू टू विच वो कोलॉइडल का चार्ज मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट डेवलप्स द चार्जेस ऑन इट। पर ये चार्जेस ज्यादा करके लायोफोबिक में होता है। लायोफिलिक में क्या होता है कि वो आयन से ना डिसोशिएट हो जाता है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और वो डिसोशिएट होता है। पर लायोफोबिक में ना ये चार्ज आपको ना बहुत क्लियरली दिखता है। इट मीन्स उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर एक्सिस है। तो जो एक्सिस है और एक्सिस वाले इलेक्ट्रोलाइट और जो एक्चुअल जो मेरा कोलॉइड है उसमें कॉमन आयन जो होगा वो जाके वहां पे एड्सॉर्ब्ड हो जाएगा और वो चार्ज हमें वहां पे मिलेगा। तो वन सेकेंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि आयोडीन यहाँ पे कॉमन है, तो आयोडीन एड्सॉर्ब्ड हुआ AgI और NaI में, और यहाँ पे AgI और AgNO3 में Ag कॉमन है तो Ag प्लस वहां पे एड्सॉर्ब्ड हो गया। तो दिस इज हाउ द चार्ज इज बीन डेवलप्ड। We learned how the charge has been developed on the colloid. So it can be positively charged, it can be negatively charged. पर आपको पता है चार्ज हमको दिखते नहीं है सोल्यूशन के अंदर, तो अगर चार्ज आपको फाइंड करना है तो यूजुअली हम लोग चार्जेस फाइंड करें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये वर्ड्स है ना आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है, एक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका पॉजिटिव आयन गोज टू कैथोड एंड द नेगेटिव आयन विल गो टू अ एनोड। पर जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट खत्म होता है तो वहां पे ना सॉल्वेंट में भी अगर कोई होगा, सॉल्वेंट में के अंदर भी है ना आयन्स हो गए पॉजिटिव आयन में, सॉल्वेंट कैन ऑल्सो गेट डिसोशिएट। कभी कभी वो डिसोशिएट होता है, जैसे कि पानी अगर हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, हाई करंट पास करोगे तो पानी भी डिसोशिएट होकर आपका इवॉल्व बताएगा H2 गैस और O2 गैस। तो वहां पे सॉल्वेंट भी कभी कभी ना आयन्स बना के ना डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे या इवॉल्व हो जाता है कैथोड या एनोड पे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एक ऐसा मेथड है जहां पे जैसे ही आप करंट पास करोगे सो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव एंड नॉट द सल्यूट पार्टिकल्स। वो क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है। एंड रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम लोग ये चैप्टर में यूज कर रहे हैं इसमें ओनली सल्यूट पार्टिकल मूव्स एंड नॉट द मीडियम पार्टिकल, दैट इज नॉट द सॉल्वेंट पार्टिकल, जिसको वो लोग ये चैप्टर में बोलते हैं ओनली कोलॉइडल पार्टिकल विल मूव टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बट नॉट द डिस्पर्जन मीडियम। और ये पार्ट उन्होंने नीट और जेडब्ल्यू में बहुत बार ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में दिया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इज द मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल टू अ रिस्पेक्टिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बट नॉट द डिस्पर्जन मीडियम। तो ये कैसे मूव होता है, कैसे दिखता है, लेट्स सी इनटू द डायग्रामेटिक पार्ट। See, this is the U-shaped tube which is used in electrophoresis, जहाँ पे एक साइड नेगेटिवली चार्ज है, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको पता है एक साइड एनोड होगा, एक साइड कैथोड होगा। पर अगर ये मेरे पूरे U-shaped ट्यूब में डिस्पर्जन मीडियम है, अगर यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है और उसके अंदर मेरा कोलॉइडल पार्टिकल है और मुझे पता नहीं कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैच करते हैं कि हमारा जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ तो नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो देखो सभी पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, सब डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज पार्टिकल, नॉट डिस्पर्जन मीडियम, सब dispersed phase particles are moving towards this positively charged electrode, और ये positively charged electrode की तरफ जा रहा है। so what they are going, anion is going, तो ये एनोड वाला है, तो एनोड इज व्हाट, यहाँ पे प्लस चार्ज है और वहां पे वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट हो जाएगा बिकॉज सभी dispersed phase particles यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और वो किस पे हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पे डिपॉजिट हो रहे हैं। इट मीन्स जो आयंस जो माइग्रेट हो गए वो उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। सो रिमेंबर एनायंस आर गोइंग टूवर्ड्स
एनोड। तो आपको सिर्फ A2A याद रखना और C2C याद रखना है, दैट इज एनायंस टू एनोड एंड कैटायंस टू कैथोड। तो ये तो आपको पता है, लॉजिक आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बट रिमेंबर, ये पार्टिकल यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज है। और इससे दूसरी भी बात पता चलती है, बिकॉज वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो पूरे डिस्पर्स वेस्ट पार्टिकल अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, इट मीन्स व्हाट, वो प्रेसिपिटेट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द colloid. So it can be used for both the things, for detecting the charge on it, or and also used for the precipitation of the colloid, which is also called as coagulation of the colloid. So let's go to the next concept. I hope this electrophoresis is clear to you. याद रखना, जो मैंने इसका डेफिनेशन बोला वो बहुत अच्छे से करना है, और इसके बाद हम कोएगुलेशन पार्ट करेंगे, उसमें भी ये फिर से आएगा। Let's go to the coagulation part. कोएगुलेशन का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन का मतलब ये है, वी आर प्रेसिपिटेटिंग द कोलॉइड बाय रिमूविंग द चार्ज ऑन द कोलॉइड। अब सोचो ये चार्ज कैसे निकलेगा, अगर वो कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, पॉजिटिव आयन ज्यादा ऐड करो। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें नेगेटिव आयन ज्यादा ऐड करो, दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड करो, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे मेथड्स है, मीन्स एक्चुअली 4-5 मेथड्स है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है, दैट इज सुशुल्स-हार्डी रूल। पर आप पहले ये समझ लो, वो सुशुल्स-हार्डी रूल भी हम लोग जाते हैं, पर पहले ये समझ लो कि अगर मेरा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर मैंने नेगेटिव आयन ऐड कर दिया तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पर अगर वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है और उसके अंदर मैंने पॉजिटिवली आयन ऐड कर दिया तो भी वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिवली कोलॉइड और नेगेटिवली कोलॉइड, जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, वो दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को एक साथ मिक्स कर दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव को है ना प्रेसिपिटेट कर दे और वो दोनों ही कोलॉइड एक साथ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। दैट इज one more method of coagulation is the boiling of colloid. जब भी ये कोलॉइड को आप बॉइल करोगे तो उनके जो चार्जेस हो गए या उनके जो एड्सॉर्ब्ड लेयर्स हो गए वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हो गए। डिस्टर्ब इसलिए हो गए बिकॉज दे विल कोलॉइड विद द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे ही वो लोग कोलॉइड करेंगे तो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दैट कोलिजन सम ऑफ द पार्टिकल्स विल लूज देयर चार्ज, और जैसे ही उनका चार्ज लूज होगा तो कोलॉइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इट मीन्स इट इज वेरी सिंपल कि बॉइलिंग से क्या होगा, दैट पार्टिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, और डिस्टर्बेंस कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स। और जैसे ही वो लोग कोलिजन करेंगे तो उनका कुछ चार्ज विल बी लॉस्ट एंड दैट्स व्हाई इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड होता है। थर्ड मेथड, नेक्स्ट मेथड क्या है कि हम लोग है ना उसको अंदर, सपोज अगर वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, सपोज वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है तो वो वाटर लविंग है, तो उसके अंदर वो लोग है ना अल्कोहल या तो फिर एसीटोन ऐसा कुछ ऐड कर देंगे जिसके वजह से ना वो कोलॉइड वहां से ना सेपरेट हो जाएगा। दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये पूरे मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन में वो है सुशुल्स-हार्डी रूल। सुशुल्स-हार्डी रूल क्या है, सपोज आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड के लिए आपके पास Na+ भी है, Mg2+ भी है और Al3+ भी है। अभी मैं आपको ये बुक में नहीं बता रहा हूँ, आप अभी इमेजिन कर सकते हो बिकॉज आप MCQ की पढ़ाई कर रहे हो। एक Na+1 चार्ज है, Mg+2 चार्ज है, Al+3 चार्ज है। तो सोचो ये तीनों में से क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे फास्ट कोएगुलेशन कौन करेगा। तो सबसे फास्ट कोएगुलेशन करेगा मीन्स किसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा है। तो किसका ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा है उसका ज्यादा होगा। क्यों, सोचो Na+1 चार्ज अगर उसका ना क्लोरीन माइनस को है ना कोएगुलेट करना है तो Na+ तो एक ही क्लोरीन के साथ जाएगा, अगर Mg2+ होगा तो वो दो क्लोरीन को साथ में प्रेसिपिटेट करेगा। पर Al3+ वो 3 क्लोरीन को एक साथ प्रेसिपिटेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोएगुलेशन पावर एल्यूमिनियम 3+ का ज्यादा है, मीन्स मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द कोएगुलेशन पावर। सेकेंड, सपोज अगर मेरा पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड होता और आपके पास 3 नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है पर 3 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है, मीन्स 3 नेगेटिवली चार्ज आयंस है। सपोज मैंने PO4 3- दे दिया, SO4 2- दे दिया और Cl- दे दिया, मीन्स एक -3 -2 -1। सो PO4 -3, SO4 -2 और Cl-1। तो Cl-1 क्या करेगा, वो एक ही पॉजिटिवली चार्ज को लेके बाहर जाएगा। सपोज वो Ag+ है तो वो Ag+ को ही कोलॉइड करे, एक ही Ag+ को करेगा। पर अगर वो SO4 2- होगा तो वो 2 Ag+ को साथ में प्रेसिपिटेट करेगा।
पर PO4 3- होगा तो वो 3 Ag+ को करेगा। तो किसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा है? जिसका ना चार्ज ज्यादा था, मीन्स -1 -2 -3, इसमें -3 इज मोर चार्ज है, वहां पे उसमें चार्ज ज्यादा है, तो वो फास्ट कोएगुलेशन करेगा, वहां पे एल्यूमिनियम +3 फास्ट कोएगुलेशन करेगा। तो ये कोएगुलेशन पावर है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ। दे आर ऑल्सो आस्किंग दिस क्वेश्चन की कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट रिक्वायर्ड। आप सोचो, आप लॉजिकली सोचो, सब लोग बैठ के ना अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग ये कैलकुलेट करेंगे माइंड में, अभी जो मैं बताते जा रहा हूँ। सपोज आपको है ना 20 क्लोरीन है, 20 क्लोरीन माइनस चार्ज है, उसको प्रेसिपिटेट करना है। लेट अस टेक इट 20, ओके लेट अस टेक इट 30 है, 30 करोगे तो प्रॉपर होगा। 30 क्लोरीन माइनस चार्ज है, ओके 30 क्लोरीन माइनस चार्ज को प्रेसिपिटेट करने के लिए अगर मैंने सोडियम प्लस ऐड किया, Na+ ऐड किया, तो मुझे कितने Na+ लगेगा? एक Na+ एक क्लोरीन के साथ जाएगा तो कितने क्लोरीन कितने Na+ लगेंगे? ऑब्वियसली 30 लगेंगे। तो 30 क्लोरीन के लिए 30 लगने वाले, ओके 30 सोडियम प्लस लगेंगे। पर सोचो यही 30 क्लोरीन माइनस के लिए अगर मैंने Mg2+ ऐड किया, तो एक Mg2+ 2 क्लोरीन के साथ जा रहा है, तो 30 क्लोरीन के लिए कितना जाएगा? 15 Mg2+। तो आपने देखा इसका वैल्यू कम हो गया। किसका? सोडियम का 30 था, मैग्नीशियम 2+ का सिर्फ 15, मैग्नीशियम 2+ डालोगे तो भी वो पूरा कोएगुलेशन हो जाएगा। और थर्ड, अगर मैंने एल्यूमिनियम +3 कर दिया, सोचो अगर ये एल्यूमिनियम +3 मीन्स एक एल्यूमिनियम +3 3 क्लोरीन के साथ जा रहा है, तो 30 क्लोरीन्स के लिए कितना लगेगा? तो 30 क्लोरीन्स के लिए सिर्फ 10 एल्यूमिनियम 3+ काफी है। तो 10 एल्यूमिनियम 3+ क्या करेंगे? पूरे 30 को कोएगुलेट कर देंगे। तो किसका कोएगुलेशन वैल्यू कम आया? तो कोएगुलेशन वैल्यू एल्यूमिनियम का कम आया। पर कोएगुलेशन पावर किसका ज्यादा था? तो एल्यूमिनियम का ज्यादा था। इट मीन्स इट इज वेरी सिंपल, कोएगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। तो जिसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा उसका वैल्यू कम। सिंपल है, जिसकी ताकत ज्यादा है उसको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसकी ताकत कम है उसको ज्यादा पार्टिकल से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल पार्ट जो बार बार नीट एग्जाम में और बहुत सारे स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बट यू हैव टू रीड इन द क्वेश्चन वेरी वेल, वेरी केयरफुली कि दे आर आस्किंग कोएगुलेशन पावर और दे आर आस्किंग कोएगुलेशन वैल्यू। मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोएगुलेशन पावर किसका ज्यादा हुआ? एल्यूमिनियम 3+ का ज्यादा है फ्रॉम Mg2+, Mg2+ का ज्यादा है फ्रॉम Na+। तो एल्यूमिनियम 3+ का कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम 3+ का कोएगुलेशन वैल्यू सबसे लेस है। वैसे ही अगर मैंने आपको बोला PO4 3- इज मोर कोएगुलेटिंग पावर है उसका फ्रॉम SO4 2- देन इट इज Cl-। तो कोएगुलेशन पावर किसका ज्यादा हुआ? PO4 3- का। तो वैल्यू किसका कम है? PO4 3- का। सो आई होप यू अंडरस्टूड कोएगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। इसके साथ एक और कंसेप्ट है, दैट इज गोल्ड नंबर वाला कंसेप्ट है। वो गोल्ड नंबर वाला कंसेप्ट हम लोग बाद में करेंगे, वो विल डिस्कस इट लेटर ऑन। जिसको भी ये गोल्ड नंबर है, बिकॉज ये गोल्ड नंबर वाला कंसेप्ट CET वालों के लिए नहीं है, तो जिसको भी ये गोल्ड नंबर वाला करना है, यू कैन मैसेज मी फर्दर, वी कैन डिस्कस इट, बिकॉज वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ओके। So we learned how the colloid is precipitated, और हमने ये भी देखा पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में कि हमने टिंडाल इफेक्ट देखा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर है, फिर हमने ब्राउनियन मोशन देखा, फिर चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज आइडेंटिफाई कैसे होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और हमने कोएगुलेशन के मेथड देखे जिसमें सुशुल्स हार्डी रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, कोएगुलेशन पावर एंड कोएगुलेशन वैल्यू। पर मैंने आपको बताया नहीं कि एक कोलॉइड बनता कैसे है, हाउ द कोलॉइड इज बीन फॉर्म, ओके, हाउ इज द प्रिपरेशन ऑफ द कोलॉइड। केमिकली भी बनता है और नॉर्मली लैबोरेटरी में वो लोग आर्क मेथड से भी बनाते हैं, जैसे कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस वाला भी मेथड है, जिसको वो लोग यहाँ पे ब्रिडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं। तो ब्रिडिक्स आर्क मेथड क्या है? होता क्या है कि जो कोलॉइड है, जो मेटल, ये है ना ज्यादा करके सिल्वर सोल, गोल्ड सोल उसके लिए बनाते हैं। तो सपोज मेरा मेटल सोल के दो है ना, मेटल जो है वो है ना मेरे 2 रॉड्स है, वो रॉड्स को है ना मैंने वो डिस्पर्शन मीडियम में इंसर्ट किया है और मैं वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक आर्क बनता है और इतना फास्ट इलेक्ट्रिक आर्क जाता है कि पूरा मेटल वेपराइज हो जाता है। और जैसे ही मेटल वेपराइज होके नीचे वेपराइज होके गिरेगा तो वहां पे आजू बाजू आइस बात होगा और आइस बात उसको कंडेंस कर लेगा और कंडेंस कर लेगा तो वो पूरा साइज पार्टिकल कोलॉइडल साइज पार्टिकल हो जाएगा। तो कैसे होगा? लेट्स सी दैट पार्ट। मैं आपको एक डायग्राम में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बाहर का जो बीकर है उसके अंदर आइस है
जो अंदर एक बीकर है उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम है, और ये मेरे मेटल रॉड्स है जिसके ऊपर करंट पास होगा, एक इलेक्ट्रिक आर्क पास होगा, उसको लोग ब्रिडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं बिकॉज ही इज द साइंटिस्ट हु फाउंड। जैसे ही आर्क पास होगा तो ये पूरा है ना मेटल वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा ना तो जैसे ही वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर वेपराइज होके वो उसके वेपराइजेशन जाएंगे या उसके वेपर्स वो डिस्पर्शन मीडियम में ही डिसॉल्व हो जाएंगे, और वो वेपर्स जैसे ही डिस्पर्शन मीडियम में जाएंगे तो आइस बाद उसको कंडेंस कर देगा, और कंडेंस कर देगा और फिर वो पार्टिकल पूरा कोलॉइडल साइज पार्टिकल बन जाएगा। दिस इज हाउ द कोलॉइड इज बीन फॉर्म्ड इन ब्रिडिक्स आर्क method. Okay, that's it. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज पेप्टाइजेशन। आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया कि प्रेसिपिटेट इज अगेन कन्वर्टेड टू अ कोलॉइडल सोल। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो लोग जो प्रेसिपिटेट है जिसको कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट के अंदर वो लोग डिस्पर्जन मीडियम ऐड करते हैं, और वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ दे विल ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, जैसे ही आप डिस्पर्जन मीडियम में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, पहले प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट के अंदर डिस्पर्जन मीडियम है, फिर उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी एक आयन, सपोज नेगेटिवली चार्ज आयन या पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो इलेक्ट्रोलाइट का इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन द कोलॉइड, और ऐसे बहुत सारे ना एब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे और एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, एंड फिर वो बड़े पार्टिकल ब्रेक डाउन होकर आपको पूरा कोलॉइडल पार्टिकल वहां पे मिलेगा। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है फॉर डेवलपिंग दैट चार्ज ऑन दैट प्रेसिपिटेट, वो इलेक्ट्रोलाइट को बोला है ना पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। वो ऐड करोगे तो ही वो प्रेसिपिटेट विल बी कन्वर्टेड टू अ कोलॉइडल सोल। सो वेरी सिंपल, प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करना है तो प्रेसिपिटेट के अंदर डिस्पर्जन मीडियम ऐड करो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो विच इज अ पेप्टाइजिंग एजेंट, और वो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करेगा, वो चार्ज डेवलप करेगा प्रेसिपिटेट के ऊपर, एंड वो पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, एंड देन इट विल ब्रेकन डाउन टू स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स विच विल बी ऑफ द कोलॉइडल साइज। ओके, तो नेक्स्ट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स। अगर मुझे यही कोलॉइड को प्यूरिफाई करना है, बिकॉज क्या होता है पता है, जब भी कोलॉइड बनता है तो उसमें ना बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड होता है, उसमें ना बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ट्रेस इंप्यूरिटीज होती है जो सोल्यूबल होती है। तो अगर ये चीज सोल्यूबल पार्ट है और उसको अगर मुझे निकालना है तो वो निकालने की भी एक मेथड है। तो उसमें दो तीन चीजें, एक डायलिसिस है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। डायलिसिस का एक और वर्जन है इलेक्ट्रो डायलिसिस। ये पता है हम लोग हॉस्पिटल्स में किडनी में से वो फिल्टर करने के लिए अनवांटेड सोल्यूबल इंप्यूरिटीज को फिल्टर करने के लिए लोग डायलिसिस करते हैं। वही सेम टाइप ऑफ थिंग यहाँ पे करना है। तो याद रखना हम लोग डायलिसिस किसका कर रहे हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन का कर रहे हैं। पर डायलिसिस कोलॉइडल सोल्यूशन का कर रहे हैं, कोलॉइड को निकालने के लिए नहीं। कोलॉइड सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है उसको निकालने के लिए कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वो कैसे निकलेगा, तो नॉर्मली अगर जो मेम्ब्रेन होगा, जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होगा, वो मेम्ब्रेन ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज उसमें से पास हो जाए, पर कोलॉइडल शुड नॉट बी पास्ड। मीन्स उसके जो पोर्स है छोटे छोटे, इट शुड अलाउ द पैसेज ऑफ सोल्यूबल इंप्यूरिटीज, it should allow the passage of soluble impurities, but it should not allow the colloidal particle to go through that filter paper. तो ये कैसे होता है, let's see in the diagrammatic part. See, you can see in this diagram, यहाँ पे एक बॉटल है। वो लोग है ना यहाँ पे एक बॉटल नहीं बोलते, उसका ना वो लोग बैग बोलते हैं। ये बॉटल इज नथिंग बट लाइक अ बैग। ये बैग के अंदर हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है, और ये जो बॉटल है विच इज अ बैग, और बैग के जो वॉल्स है वो है ना मेम्ब्रेन्स है। और उसको उन्होंने कहाँ पे डाला है, उसको उन्होंने ये जो बीकर है, बड़ा सा जो वाटर पार्टिकल वाला बीकर है जिसके अंदर सिर्फ पानी है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज जो होगी, वो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो सब सोल्यूबल इंप्यूरिटीज क्या करेगी, ये ना मेम्ब्रेन से पास हो जाएगी, और मेम्ब्रेन से पास होकर इट विल कम आउट and it will get dissolved into this water. तो जो बच जाएगा बैग के अंदर वो सिर्फ कोलॉइड बच जाएगा, and this is how the colloid has been purified. पर ये प्रोसेस में ना इलेक्ट्रोलाइट को बाहर आते आते बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। इसको फास्ट करना है तो क्या करो पता है, करंट पास कर दो। देखो सेम टू सेम डायग्राम है, नीचे देखो सेम टू सेम डायग्राम है। डिफरेंस क्या है पता है, साइड पे मैंने एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड लगा दिया। एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड लगा दिया मींस व्हाट, करंट पास होगा। तो करंट पास होगा तो क्या होगा, अगर मेरे ये सोल्यूबल इंप्यूरिटीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूबल इंप्यूरिटीज के अंदर पॉजिटिव आयन, सोल्यूबल इंप्यूरिटीज मेरी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन क्या करेगी, कैथोड की तरफ जाएगी, नेगेटिव आयन क्या करेगी, एनोड की तरफ आएगी, एंड स्लोली वो मेम्ब्रेन के बाहर आएगा, पर वो फास्ट बाहर आएगा, सो दैट द प्रोसेस कैन बी डन वेरी
इजिली एंड प्रोसेस कैन बी डन इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो होता क्या है, बैक के अंदर क्या बचेगा, कोलॉइड बचेगा, एंड दिस इज हाउ द कोलॉइड इज प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस और बाय इलेक्ट्रो डायलिसिस। नेक्स्ट मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी है ना वैसे ही होता है कि हमें ना कोलॉइड रिमेन्स इनटू दैट फिल्टर पेपर, पर इम्प्यूरिटीज है ना फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर हो जाती है। पर कैसे होता है कि वो लोग एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर इज सोक्ड विद अ कोलॉइडियन सोल्यूशन, मीन्स पहले एक कोलॉइडल सोल्यूशन से उसको सोक करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, और फिर है ना हमारा मेन कोलॉइडल सोल्यूशन जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज है उससे फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करेंगे तो सब सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज इसमें से पास हो जाएगी, पर जो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा वो मेरा सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल होगा। तो उसको ना जो फिल्टर पेपर को कोलॉइडल सोल्यूशन से सोक क्यों किया, सो दैट कोलॉइडल पार्ट जो मेरा एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइट जो एक्चुअल सोल्यूशन में है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास ना हो, वो मेरा से फिल्टर हो जाए, और जो सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास होके मुझे जो मेरा एक्चुअल कोलॉइड है वो फिल्टर पेपर पे मिलेगा, और वो हमारा प्यूरिफाइड कोलॉइड होगा। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग कोलॉइड, वन इज dialysis, other one was the electrodialysis, and the third one is the ultra filtration. So what we learned preparation of colloid, we learned we learned purification of the colloid. With this we finished the whole soles part. इसके बाद एक नया पार्ट है colloid का, that is emulsion. But before we go to emulsion मैं आपको बता दूं हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइड किए, हमने लायोफिलिक लायोफोबिक वाला किया, फिर हमने मॉलिक्यूलर साइज से क्लासिफिकेशन किया, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलॉइड जो क्रिटिकल में सेल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है। फिर थर्ड हमने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, टिंडाल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, फिर चार्ज कैसे डेवलप होता है कोलॉइड पे हमने वो देखा, फिर उसके बाद वो कोएगुलेट कैसे होता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और फिर सुशूल्स हार्डी रूल है वो देखा, एंड फिर हमने कोलॉइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज देखे फिर हमने प्रिपेरेशन देखा बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन, एंड देन वी लर्न हाउ द कोलॉइड इज बीन प्यूरिफाइड। ओके, अब मैं आपको कुछ कोलॉइड्स के एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट विथ इमल्शन। वो एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ डायरेक्ट है ना बुक के अंदर देखते हैं। See these examples of positively charged soles and negatively charged soles, ये कभी कभी एग्जाम्स में आता है। इसको याद रखने का तरीका है, जितने भी ऑक्साइड्स है, देखो यहाँ पे TiO2 सोल और सब ऑक्साइड दैट इज हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, वो सब पॉजिटिवली चार्ज सोल्स है। और यहाँ पे देखो जो प्योर मेटल्स है Cu, Ag, Au, वो सब मेरे सल्फाइड सोर्स, वो सब मेरे नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, ये इस तरीके से याद रखना। दूसरा पॉलीमर वाले देखो, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा याद रखना है जो हेमोग्लोबिन ब्लड है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स याद रखना है हमको पॉजिटिव रहना है, और इसलिए हमारे अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है। दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज डाई। बेसिक डाई होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो एसिडिक डाई होगा वो नेगेटिवली सोल होगा। तो उसमें जो मिथिलिन ब्लू एंड ईओसिन, कॉन्गो रेड, ये सब इंडिकेटर्स में भी यूज होते हैं और एज अ डाई भी यूज होता है। सो इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। ऑक्साइड्स सब पॉजिटिवली चार्ज है, हेमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक डाई है, और बाकी सब मेटल और मेटल सल्फाइड्स और सब पॉलीमर वाले स्टार्च, गम, जिलेटिन वो सब नेगेटिवली चार्ज है, और सभी डाइज में एसिडिक डाई, ईओसिन, कॉन्गोरेड वो भी नेगेटिव में। आई होप यू गॉट इट। इस तरीके से ये एग्जांपल्स को याद रखते हैं फॉर एमसीक्यूज पार्ट। इमल्जन्स क्या होता है, जहां पे लिक्विड इन लिक्विड होता है, दैट इज डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। ये हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कोलॉइड में इसका टाइप का नाम पढ़ लिया, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड को हम लोग इमल्शंस बोलते हैं, और उसमें हमने फेमस एग्जांपल मिल्क पढ़ा था। और एक्चुअली ये जो इमल्शंस है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर होता है, एक वाटर इन ऑयल होता है। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, वाटर डिस्पर्जन मीडियम है और ऑयल इज द डिस्पर्स फेज। और वैसे वाटर इन ऑयल में क्या होगा, उल्टा होगा, वाटर इन ऑयल में ऑयल इज द डिस्पर्शन मीडियम एंड वाटर इज द डिस्पर्स फेज। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा डिस्पर्शन मीडियम है, कौन सा डिस्पर्स फेज है। सपोज है ना मैंने पानी अंदर डाला, और पानी अगर मिसिबल होते गए, वाटर इज गेटिंग मोर मिसिबल इनटू माय इमल्शन, इट मीन्स वो ऑयल इन वाटर है। पर अगर मैंने ऑयल डाला और ऑयल ज्यादा मिसिबल होते गया, इट मीन्स वो मेरा वाटर इन ऑयल है। इट मीन्स जो मिसिबल हो रहा है, जो पार्ट मेरा ज्यादा मिसिबल हो रहा है, जो मैं ऐड कर रहा हूं ऊपर से, और वो जहां पे वो ज्यादा मिसिबल हो रहा है, अगर ऑयल ज्यादा मिसिबल हो रहा है तो ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर इन ऑयल। अगर वाटर ज्यादा मिसिबल हो रहा है तो वो वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, दैट इज ऑयल इन
वाटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका मतलब क्या है। और ज्यादा करके ऑयल इन वाटर में एग्जाम्पल्स में वो लोग है ना, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर का, और दूसरा वाटर इन ऑयल का हमारा एग्जाम्पल है बटर क्रीम जैसा एग्जाम्पल है। दूसरा आपको है ना सोप्स वाला एग्जाम्पल याद रखना है। ऑयल इन वाटर का सोप्स का एग्जांपल है जो सोप अल्कली मेटल से बनते हैं, डेट सोडियम से बनते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट से बनते हैं, वो सब मेरा ऑयल इन वाटर में आ गया। और जो सब हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 वाले से बनते हैं, वो सब मेरा है ना वाटर इन ऑयल टाइप में आ गया। पर ये जितने भी इमल्जन्स है वो इमल्जन्स में डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स हर बार है ना नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इट मीन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं मैं इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव आयन ऐड करोगे, इफ यू रिमेंबर सुरजूल्स हार्डी रूल। और दूसरा उसको हम लोग है ना कितना भी डाइल्यूट कर सकते हैं इमल्शंस को। ये इमल्शंस आपको ब्राउन मोशन भी बताएगा, टिंडाल इफेक्ट भी बताएगा, वो सब हमने प्रॉपर्टीज जो पढ़े वो सेम टू सेम है। बस इतना ही पार्ट याद रखना है हमें इमल्शंस में। विद दिस हमने मेन पूरा खत्म कर दिया, पर याद एक चीज रखना है, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड में याद रखना है वो मेडिसिन में यूज होता है, रबर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। और एक हम लोग प्रेसिपिटेट करेंगे विच आई विल शो यू नाउ। दिस एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ कॉटरल प्रेसिपिटेटर। ये ज्यादा करके इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां से चिमनीज में से स्मोक्स निकलते हैं। तो वो स्मोक किसके बना होता है, वो कार्बन से बना होता है, कुछ सल्फर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ आर्सेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं, सिल्वर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देंगे। तो उन्होंने ना उसको ना एक तरीका बताया कि वहां पे वो गैसियस पार्टिकल्स जो बाहर निकलेगा वो इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस आयंस। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ से वो लोग स्मोक पास कर रहे हैं, तो स्मोक पास करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ज प्लेट है। तो चार्ज प्लेट क्या करेगा, इस स्मोक के ऊपर जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, बिकॉज इट्स अ कोलॉइड, तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज जो भी इसके ऊपर डेवलप होगा वो सब ये चार्ज प्लेट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा स्मोक है ना यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और सिर्फ जो गैशियस हो गया विच विल बी फ्री फ्रॉम द कोलॉइडल पार्टिकल, वो सब गैशियस पार्टिकल है ना, गैशियस फ्री फ्रॉम कोलॉइडल पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल, वो सब बाहर निकल जाएगी। सो इट्स वेरी सिंपल, स्मोक अंदर ऐड करो, चार्ज पास करो, चार्ज क्या करेगा, स्मोक में से चार्ज को एब्सॉर्ब कर लेगा, चार्ज प्लेट एब्सॉर्ब कर लेगा, एंड वो जैसे ही चार्ज एब्सॉर्ब होगा तो कोलॉइड विल गेट प्रेसिपिटेटेड, इट विल गेट सेटल डाउन, एंड माय गैस विच इज फ्री फ्रॉम कोलॉइडल पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स, इट इज कमिंग आउट, विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी, एंड विच इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, इट इज नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट। सो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्ट। सी ये हमारा एक एप्लीकेशन होगा। दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ने बचपन से ये देखा हुआ है, गांव में देखा है कि बहुत सारे जो पानी आते हैं उसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है, वो कोलॉइडल इम्प्यूरिटीज भी होती है। तो पता है गांव में क्या करते हैं हम लोग, एलम डालते हैं। तो एलम क्या करता है पता है, सब इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर देता है और है ना पानी को प्यूरिफाई कर देता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कोलॉइड। थर्ड वन मैं आपको बताऊँ तो वो मेडिसिन में होता है। तो कोलॉइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपको पता रहेगा जिसके पास है ना, जिसको चश्मे हो गए उनके है ना आई के लोशन होता है जिसको वो लोग है ना आर्गीलॉल बोलते हैं। वो आर्गीलॉल इज अ सिल्वर सोल, वो सिल्वर सोल है जो है ना आई लोशन में यूज होता है। ओके फिर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग व्हाट, एसिडिटी ऑफ द स्टमक। ये हमने केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में भी, इट इज एन एंटासिड, जो बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ये लो सो दैट आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। एंड थर्ड आपने रबर इंडस्ट्री में भी देखा रहेगा, जो लेटेक्स होता है जिससे रबर बनता है, वो कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स जो है इट इज नथिंग बट वो कोलॉइडल पार्टिकल वहां पे वो फॉर्म होता है बाय कोएगुलेटिंग द लेटेक्स। फिर आपने सोप्स डिटर्जेंट्स का जो एग्जांपल तो देख ही लिया है, दैट इज अ थिंग। और फोटोग्राफिक प्लेट्स में भी है ना ये कोलॉइड्स यूज होते हैं। सो यू सॉल्व द होल पार्ट ऑफ द कोलॉइड। इट मीन्स आपको समझ गया, जितना मैंने आपको यहाँ पे समझाया है उतना अगर आप एमसीक्यूज के लिए कर लोगे, इट इज इनफ फॉर योर एमएचसीईटी एग्जाम, फॉर जेईई मेंस एग्जाम एज वेल एज फॉर द नीट एग्जाम। बस आपको इतना करना है। आपको जो ये वीडियो है थोड़ा लंबा वीडियो है, तो धीरे धीरे पार्ट वाइज देखना है, थोड़ा थोड़ा देखो और वो टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ो तो आपको क्लियर होते जाएगा। आई एम मेकिंग दिस होल वीडियो सो दैट कि आपको पता चले कि कनेक्शन क्या है पूरे चैप्टर में। तो उन्होंने कोलॉइड के टाइप्स बताए, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज बताई,
कोलॉइड का प्रिपरेशन बताया, कोलॉइड का प्यूरिफिकेशन बताया और फिर इमल्शन भी डिस्कस किया और उसके एग्जाम्पल से बताया कि सोल्स क्या होता है, इमल्शन क्या होता है। बट नाउ इट्स अप टू यू कि मैंने आपको पूरा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो 3 पार्ट्स में था, एड्सॉर्प्शन वाले पार्ट में था, कैटलिस्ट पार्ट में था और थर्ड कोलॉइड पार्ट में था। और कोलॉइड पार्ट इज द बिगेस्ट पार्ट और यही पार्ट से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूरे चैप्टर से है वो कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन वैल्यू पार्ट जो सुशुल्स हार्डी रूल है। और वहां पे कभी भी सुशुल्स हार्डी रूल लिखा हुआ नहीं आएगा, वो सिर्फ कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू करके लिखा हुआ आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, यू लाइक्ड इट एंड यू रियली अंडरस्टूड द लेक्चर, बिकॉज ये चैप्टर को समझ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है rather than just learning the sentences of the textbook. So I hope it is clear to you. Enjoy studying it and all the best for your exam. एंड वन मोर थिंग, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि पूरा चैप्टर थियरी है तो मोड कभी आता है पढ़ने को, कभी नहीं आता है पढ़ने को। सो रिमेम्बर, कभी भी आपको ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोर होता है, ये होता है, सिर्फ यूट्यूब पे जाओ और ये वीडियो देखो, सुनोगे भी ना सिर्फ तो भी इनफ है, आपको सब याद रह जाएगा कि कंसेप्चुअली क्या है। सो रिमेम्बर, जो मैंने लाइन बोला था, टू चेज द परफेक्शन, इफ वी आर चेजिंग द परफेक्शन एवरी डे सो दैट वी कैन अचीव द एक्सीलेंस। और यहाँ पे कभी कभी हमारा मूड स्विंग होगा, आलस आएगा, तो क्या करना है, हमारे वो मोटिवेटर पर्सन से बात करना है। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर पेरेंट, इट कैन बी योर एल्डर ब्रदर और एनीबडी whom you think that you trust a lot and whose words really worked into your life. So hope you liked it, hope you got all the tricks कि क्या करना है। Now you enjoy your studying and remember, ये वीडियो को टुकड़े टुकड़े में देखो तो ज्यादा दिमाग में जाएगा एंड तो ही वो परफेक्शन लेवल ये चैप्टर में आएगा। Thank you, thanks a lot, all the best for your exams.